हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने अपना चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन कर चुके थे कि क्या होता है काइनेटिक्स। उसमें टाइप ऑफ रिएक्शंस हमने पढ़ी थी। देन हमने उसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था जो कंसंट्रेशन एंड टाइम पे डिपेंड करता था। फिर हमने पढ़ा था कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करते थे, जिसमें हमने दो फैक्टर्स कर लिए थे। वन इज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड सेकेंड इज जो हमने की थी वो थी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम उसी आगे टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो थर्ड जो था फैक्टर दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का मेजर इफेक्ट होता है किसी भी सोल्यूशन के ऊपर, मतलब किसी भी रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करता है। अब टेम्परेचर का क्या मेन इफेक्ट है? टेम्परेचर से क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो अफेक्ट करेगा जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड को। हमें पता है ना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एज टेम्परेचर डिक्रीजेस। मींस उनकी जो स्पीड है वो रिएक्शन में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे स्पीड इंक्रीज होएगी, स्पीड इंक्रीज होने से क्या होगा, उनका रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो टेम्परेचर है वो किसी भी रिएक्शन को टू वे से अफेक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में कैसे, टू वे में कैसे, अगर मैं किसी भी रिएक्शन को एक T टेम्परेचर पे करूं और एक T प्लस 10 डिग्री, मैंने उसी टेम्परेचर में 10 डिग्री जो क्या किया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेल्सियस पे किया और उसमें 10 डिग्री रेज कर दिया, तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है नियरली डबल हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, जो हमारा नियरली 2 मीन्स डबल मीन्स 2 से ज्यादा भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है कुछ केसेस में, पर सिर्फ टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज किया हमने और हमारा जो उसका रेट था वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया। इसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट। दैट टेम्परेचर कोएफिशिएंट में हम क्या लेंगे, रेट, किसका रेट, के, रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है T प्लस 10 डिग्री, इस टेम्परेचर पे कितना था, डिवाइड बाय KHG, विच इज इक्वल टू, ये रेशियो हमारा नियरली 2:3 होता है। 2 भी हो सकता है, मीन्स जैसे इसने कहा ना रेट डबल हो गया या रेट ट्रिपल हो गया। नाउ फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर जो हमारा रेट है वो रिएक्शन का डबल से ट्रिपल हो सकता है। डबल से ट्रिपल हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, दूसरा कैसे अफेक्ट करता है, एक तो ये है जैसे टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, या दूसरा कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो रूम टेम्परेचर पे तो हो ही नहीं सकती, उन्हें करने के लिए हमें कोई ना कोई हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। अब बहुत सी ऐसी रिएक्शंस होती है जिनके ऊपर लिखते हो एट दिस टेम्परेचर, ठीक है, एरो के ऊपर लिखते हो ना, टेम्परेचर मेंशन करते हो कि इसी टेम्परेचर पे होगी, रूम टेम्परेचर पे नहीं हो सकती। जिसपे कोई नहीं लिखा कुछ भी रिएक्शन एरो पे, इसका मतलब वो रूम टेम्परेचर पे हो सकती है, और जिसपे हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंशन करते हैं इसका मतलब है कि वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। क्लियर? तो ऐसी बहुत सी रिएक्शन है जो रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। कहाँ पॉसिबल है? एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या करता है, रिएक्शन को इनिशिएट करने का भी काम करता है। मीन्स मैनी रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या करता है, उसको जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वो रिएक्शन की स्पीड को एनहांस करता है, रिएक्शन होनी पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं इन कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी हमने नो डाउट बाद में पढ़नी है डिटेल में, लास्ट में हमारे पास है कोलिजन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। बट कोलिजन थ्योरी का मेन जो रिलेशन आता है वो होता है हमारा टेम्परेचर के साथ। कैसे? कोलिजन थ्योरी, नाम ही पता लग रहा है कोलिजन। अब कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें क्या होंगे, दो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल एक ये मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में आके कोलाइड करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, जितनी जल्दी एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड होंगे, उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी इनके बॉन्ड्स ब्रेक होने की और बॉन्ड्स मेक होने की। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ
टेम्परेचर ने क्या किया, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो वो इधर उधर बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे, और ज्यादा जल्दी मूव करेंगे तो उनका रेट ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज हुआ मींस उनके प्रोडक्ट में चेंज होने के चांसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम बोलते हैं, जो कोलिजन एक रिएक्शन के लिए जरूरी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। कितने इफेक्टिव कोलिजन हुए उसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारी रिएक्शन का रेट क्या आएगा। ठीक है, यहां पर एक टर्म आती है दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एक कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए सो फॉर अ इफेक्टिव कोलिजन, दैट मीन्स मिनिमम amount of energy, ठीक है, which a colliding molecule must have। इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कोलाइडिंग के पास होनी चाहिए, तभी जब हमारा उनका कोलिजन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, एक इफेक्टिव कोलिजन है। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके पास होनी चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। उस जैसे हमारे पास मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो जनरली जो हमारा ग्राफ आता है, इधर हम लेते हैं एनर्जी और इधर हम लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो क्या है, रिएक्टेंट ने किस में चेंज होना है, प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में चेंज होना है। दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक बीच की जो स्टेज बनती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये वो एनर्जी बैरियर है। ये चीज हमारी क्या है, एनर्जी बैरियर। इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एनर्जी बैरियर यानी कि उसके पास इतनी एनर्जी है, यहां तक पहुंचने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए, ये है उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये है उसकी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जितनी उसको चाहिए ये उसके पास है। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, E ऑफ T, T यानी कि थ्रेशोल्ड माइनस E ऑफ R, ये क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी उसे रिक्वायरमेंट है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए तभी वो इस बैरियर को क्रॉस करेगा। और ये एक्टिवेशन एनर्जी आएगी कैसे, ठीक है, ये हमारे को कहां से मिलेगी, जिस टेम्परेचर पे हम रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं, तो ये उस टेम्परेचर से इसको मिलेगी। सैंपल अब कैसे होगी रिएक्शन, मैं एक ले रही हूं AA प्लस BB चेंजेस इनटू 2AB, मुझे ये रिएक्शन करनी है। ठीक है, मींस इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, इनके बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू होंगे, इसके बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होंगे, यही रिएक्शन है। तो इनके बीच में एक स्टेज आएगी इधर से इधर जाने में, जिस पॉइंट पर A और A का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ऐसे B और B का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, A और B का बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज या इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जिसे आप बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। किसी भी रिएक्शन के बीच में एक ऐसी स्टेज आती है, इसे हम बोलते हैं उसकी ट्रांजिशन स्टेज। क्लियर, तो ये कैसे आएगा, ये जो बीच का गैप है इसे कौन कवर अप करेगा, इसे कवर अप करेगा हमारा टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर एक रिएक्शन के रेट के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, टेम्परेचर दोगे तो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी, टेम्परेचर नहीं दोगे तो रिएक्शन, कई रिएक्शन तो बिना टेम्परेचर के पॉसिबल नहीं है। क्लियर, इसी चीज को हमें मैथमेटिकली भी करना है। ठीक है, ये चीज हम मैथमेटिकली भी करेंगे, ये पीछे हमारा लास्ट में थ्योरी में आएगा, वहां पर जाकर आपने इसे करना है। उस टाइम पर आप देखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन
वैसे तो पहले जो इसका मेन इफेक्ट है वो आर्हीनियस में पढ़ेंगे, वो आता है हमारे पास E इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ई बाई आर टी। ठीक है, जो हमारे पास रेट आता है जो कि आता है हमारे पास दैट इज ई रेज टू पावर माइनस ई बाय आर टी। ई इज एनर्जी, टी इज टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर के ऊपर अफेक्ट करता है, यानी रेट इससे डायरेक्टली रिलेटेड है। ये बाद में डिटेल में पढ़ना है, अभी सिर्फ इसको कोई लेना देना नहीं है, जस्ट ये इफेक्ट बताया। ठीक है, ऐसे ही हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो आता है हमारे पास जेड ई रेज टू पावर माइनस ई बाय आर टी। दिस जेड इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये आपने पिछले सेम में पढ़ा था कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी नंबर 1 मिनट में होंगे हमारे कोलिजन, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और इसी को बाद में हमारी एक थ्योरी में और ज्यादा वो किया, फर्दर एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने निकाला रेट ऑफ रिएक्शन इज पी जेड ई रेज टू पावर माइनस ई आर टी। यहाँ तक तो पिछला ही पार्ट है। ये पी फैक्टर जो उन्होंने लिया वो है उसका ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर मीन्स किस में ओरिएंटेड है। ठीक है, जैसे ए है, इसमें इस तरह से है तो इजिली बॉन्ड हो रहा है। अगर ए की शेप अलग हो या कोई और शेप में किसी और फॉर्म में बैठा हो तो उसमें पहले ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी, उसमें भी एनर्जी लगती है उसको ओरिएंट करने में, और उसके बाद फिर रिएक्शन होने में भी एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा कि कैसे अफेक्ट करता है। सिमिलर इसी चीज को हम मैक्सवेल से भी देख सकते हैं। आपने पढ़ा था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था लास्ट सेम में। उस टाइम आपने यहाँ पे पढ़ा था, इधर आती थी प्रोबेबिलिटी, कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, और इधर आती थी हमारी एनर्जी। तो आपने देखा था वहां पे कुछ इस तरह से आती थी हमारी पीक। ठीक है, अगर ये है आ रही है हमारी एट टेम्परेचर T, अगर मैं इस टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज कर दूं एट T प्लस, तो कुछ हमारे पास ऐसी कर्व आई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, तब भी आपने देखा था कि जो नंबर है मोस्ट प्रोबेबल का वो यहाँ पर आ गया, इंक्रीज हो गया, एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब मतलब वो ज्यादा से ज्यादा नंबर उससे क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे, और जितना ज्यादा वो मूव करेंगे उतनी ज्यादा उनकी टेंडेंसी होगी एक दूसरे से स्ट्राइक करने की, और जितना ज्यादा वो एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट अच्छा बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेट था, एक ऐसा फैक्टर जो टेम्परेचर का फैक्टर था जो सबसे ज्यादा एक रिएक्शन को अफेक्ट करता है। क्लियर डन। तो हमारे 3 फैक्टर हो चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर नंबर 4, दैट इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अब पहली चीज आती है कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट होते हैं वो सब्सटेंसेस जो स्पीड को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग अ केमिकल चेंज इन इटसेल्फ। उनमें कोई चेंज नहीं आता, बस वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। मीन्स कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस दैट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इन द सेंस स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विदाउट इटसेल्फ अंडरगो एनी केमिकल चेंजेस। इनके बीच में कोई केमिकल चेंजेस नहीं आते, जस्ट ये किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने बहुत सी ऐसी रिएक्शंस पढ़ी होंगी जिसमें क्या होता है, कैटलिस्ट के बिना वो रिएक्शन ही नहीं होती। ठीक है, आप कई सारी ऐसी रिएक्शन पढ़ते हो, ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो, जिनमें कोई ना कोई कैटलिस्ट लिखा होता है। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड को सिंगल में चेंज करने के लिए, एल्कीन को एल्केन में चेंज करने के लिए ऑर्गेनिक में पढ़ते हो कि आपको निकल या प्लैटिनम कैटलिस्ट डालना होता है। वो रिएक्शन में क्या करते हैं, बेस प्रोवाइड कर देता है। मेनली कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को बेस प्रोवाइड करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन में क्या कर देते हैं, हमारा सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं। सरफेस प्रोवाइड करने से क्या हो जाता है, जो हमारी रिएक्शन है उन्हें होने के लिए चांसेस मिल जाते हैं और वो इजिली हो जाती है। क्लियर। दूसरा जो कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को
कुछ ना कुछ हद तक क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो अभी मैंने जो पीछे ग्राफ बनाया था, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी डिफरेंस होगा। उस एनर्जी डिफरेंस को हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करें, दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों के बीच का रिएक्शन। ठीक है, वो डेल्टा ई सेम होगा फॉर कैटालाइज्ड एंड अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, डिफरेंस उनके बीच का सेम रहेगा, सेम फॉर catalyzed and uncatalyzed reaction, that remains same, उसमें कोई चेंज नहीं है। क्लियर? बट जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट है वो उसे अफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है रिएक्शन में, तो वो क्या करेगा, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और फॉरवर्ड में एज कंपेयर टू बैकवर्ड, दोनों में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, बट जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके अंदर ये वैल्यू हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सिर्फ फर्क क्या करेगा, इट जस्ट लो द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगा। ये मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे, जैसे मैं एक ग्राफ बना रही हूं, एक साइड हमारी एनर्जी है, जैसे मैंने अभी पीछे बनाया था, इधर मेरा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, कैसे एक रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है। क्लियर? अभी मैंने किया था रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, ये था, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये इतना पार्ट मेरा एक्टिवेशन एनर्जी था। ये है मेरी एक अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का डिफरेंस सेम है। कैटालाइज में क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगी, डिक्रीज आ जाएगी। ये जो दूसरे वाली है, ये है एक कैटालाइज्ड रिएक्शन। फर्क आ गया? ये देखो, पहले इसमें इतनी एनर्जी चाहिए और इसके लिए सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए। रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है, उनमें कोई फर्क नहीं है। मैंने भी तो बोला डेल्टा ई इज सेम फॉर कैटालाइज्ड एंड अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ क्या फर्क आया, एक्टिवेशन एनर्जी का। इसने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया, डिक्रीज कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पर कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा, मीन्स रिएक्टेंट इजिली अब प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है और हमारे पास अपना जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब प्रेजेंस ऑफ लाइट, कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में हो सकती हैं। कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में हो सकती हैं, उन्हें हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मो यानी कि टेम्परेचर। जो लाइट के प्रेजेंस में होती है उन्हें हम बोलते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फोटो केमिकल रिएक्शन कौन सी, फोटो मतलब लाइट, केमिकल मतलब एक केमिकल रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है उन्हें बोलते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, हमें पता है लाइट्स की प्रेजेंस में ही प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। या फिर आप कह लो H2+Cl2, जब आप इस पे लाइट, ये सिंबल है लाइट का, ठीक है, H न्यू, तब लिखोगे तब आपका HCl बनता है। और अगर आपने इसे ऐसे किया H2+Cl2, कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, नो प्रोडक्ट। इसका मतलब डार्क, ये रिएक्शन डार्क में पॉसिबल ही नहीं है। ये रिएक्शन किस में पॉसिबल होगी, ओनली इन लाइट, सनलाइट। ठीक है, आप कोई लाइट दे दो, आइदर लेजर लाइट या कोई भी लाइट, यूवी लाइट प्रोवाइड करोगे, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट को। ठीक है, कैसे एक लाइट का नेचर अफेक्ट करता है, मतलब कैसे सॉल्वेंट का नेचर अफेक्ट करता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो होता है, ये हम इसे 3 टर्म्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में।
जो फर्स्ट पार्ट है वो लेंगे हम इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फॉर्म में हमने बनाया, हमें पता है कि हर एक सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसे हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ln k इज इक्वल टू a माइनस b बाई डी। हेयर d इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक प्लॉट है बिटवीन k वर्सेस 1 बाई डी, जो हमारा प्लॉट है k वर्सेस 1 बाई डी। तो ये इस लाइन का क्या आता है, स्लोप आता है, यानी हमारे पास जो लाइन आ रही है वो कैसे आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से, ठीक है। तो जैसे स्ट्रेट लाइन एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कुछ वैसा उस टाइप का, ठीक है। ये ln के सर, इसका मतलब है जो ln k है वेरीज इनवर्सली टू दी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हुआ तो ln k कम हो जाएगा। हेयर k इज रेट, ये जो k है वो रेट है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रेट के बीच में कैसा आ गया, इनवर्स रिलेशन। ये आ गया, दोनों के बीच में क्या है, एक इनवर्स रिलेशन है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हुआ तो रेट कम, वो ज्यादा हुआ, कम हुआ तो रेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक टर्म तो ये होगी। दूसरा हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी। ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट की पोलैरिटी में कैसे, लाइक डिसॉल्व की आपने बहुत बार सुना होगा कि जो पोलर है वो पोलर में इजिली डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर में हो जाएगा। ठीक ऐसे जो पोलर सॉल्वेंट है, अगर सब्सटेंस भी पोलर है तो स्पीड इंक्रीज होगी, नॉन पोलर है तो डिक्रीज होगी। लाइक इंक्रीजेस लाइक, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। मीन्स अगर पोलर सॉल्वेंट है और पोलर सब्सटेंस है, ठीक है, तो रेट क्या आ जाएगा, इंक्रीजेस, शॉर्ट फॉर्म में। अगर सॉल्वेंट पोलर है, सब्सटेंस नॉन पोलर है, तो रेट क्या होगा, डिक्रीजेस। ये चीज आपने ध्यान रखना, ठीक है। अब चाहे इसके लिए कोई एग्जांपल याद रख लो या ना याद रखो, ठीक है, अप टू योर चॉइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं उसकी एसिटाइलेशन करूं, अगर सॉल्वेंट पोलर है तो इंक्रीज हो जाएगी और सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पोलैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। लाइक को वो करेगा एनहांस और डिसलाइक को डिक्रीज करेगा, रिटार्ड करेगा, ठीक है। थर्ड, इंटरेक्शन की बात करते हैं। इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट with reactant and activated complex. Here AC is activated complex. ठीक है। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और रिएक्टेंट है, तो सॉल्वेंट क्या कर सकते हैं, इन दोनों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब ये याद रखना, जिसके साथ भी सॉल्वेंट इंटरेक्ट करेगा उसकी एनर्जी क्या आ जाएगी, डिक्रीज। If solvent interact, energy decreases। ये चीज मेनली याद रखनी है शॉर्ट फॉर्म में। अगर उसने रिएक्टेंट से इंक्रीज किया तो रिएक्टेंट की एनर्जी डाउन आएगी, अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से किया तो उसकी एनर्जी डाउन आ जाएगी। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं अलग अलग फॉर्म में ले रही हूँ, मैं 3 ग्राफ बना रही हूँ यहाँ पे, जस्ट टू शो डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेस, एनर्जी, प्रोग्रेस, ये उल्टा कर दिया, सॉरी, मैंने इधर एनर्जी होती है हमारी और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। डन। हम जो ग्राफ बनाते हैं वो कुछ ऐसा होता है, रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। मैं तीनों में अभी सेम बना रही हूं, ठीक है। अभी तक कोई इंटरेक्शन नहीं थी, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
अब जिसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा उसकी एनर्जी डाउन रहेगी। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं, सॉल्वेंट इंटरेक्ट विद रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से इंटरेक्ट किया तो रिएक्टेंट की एनर्जी को कहां ले जाएगा, डाउन ले जाएगा। अब इतनी एनर्जी होगी, यानी कि अब मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई। पहले इतनी थी, अब इतनी चाहिए। इस केस में जो सॉल्वेंट है वो इंटरेक्ट करेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है। तो एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स होगा उसकी एनर्जी कहां आ जाएगी, डाउन आ जाएगी। यानी अब मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, पहले ज्यादा चाहिए थी, अब हमारे कम चाहिए, ठीक है। थर्ड केस में जो सॉल्वेंट है इंटरेक्ट विद रिएक्टेंट, नाउ सॉल्वेंट इंटरेक्ट विद रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब दोनों से इंटरेक्ट कर लिया तो दोनों की एनर्जी डाउन जाएगी। तो रिएक्टेंट की भी डाउन गई और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की भी डाउन गई, तो दोनों के बीच में डिफरेंस ही आ गया, ठीक है। तो अगर वो रिएक्टेंट से अब जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही उसे टाइम लगेगा रिएक्शन में होने में, ठीक है। तो रेट डिक्रीज होगा। इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी पहले से इंक्रीज हुई, इस केस में सेम रही, इस केस में डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो यानी उससे इंटरेक्ट किया अगर कॉम्प्लेक्स के साथ तो हमारी रिएक्शन जल्दी प्रोसीड होगी एज कंपेयर टू दीज टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे आई हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी इस केस में क्या हुई, इंक्रीजेस, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस और एक्टिवेशन एनर्जी रिमेन सेम। इसमें सेम रही, ठीक है। तो इसे सिर्फ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरेक्ट करके ही फायदा है, दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके नहीं। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो हमारी एक रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमने किया नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटालिस्ट, सॉल्वेंट कैसा है और हमारे पास सनलाइट है या नहीं, मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन है या नहीं। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स थे जो एक रिएक्शन को अफेक्ट करते थे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह लो या स्पेसिफिक रेट रिएक्शन कह लो कि कैसे एक रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जर्नल रिएक्शन ले रही हूँ, AA प्लस BB चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। आप यहाँ प्रोडक्ट में MM NN कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो एक रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का रेट जो होगा हमारा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर A कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर B, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास ये रेट, और ये डायरेक्टली का जब मैं साइन यहां से हटाऊंगी तो यहां मेरा एक कांस्टेंट आ जाएगा K। डन, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर मेरे पास A और B दोनों की कंसंट्रेशन 1:1 हो जाए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 1, कंसंट्रेशन है यानी कि मोल पर लीटर, तो 1 हो जाए तब मेरे पास रेट किसके बराबर आ जाएगा, K के, ठीक है। तो ये मेरा क्या जाएगा रेट, यानी कि रेट कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज के इज रेट कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज 1, यानी यूनिटी 1 मोल पर लीटर, क्लियर। तो इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है। जब ये बराबर हो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, क्लियर। तो ये हमारा आ गया रेट लॉ से। अब रेट लॉ ने तो हमें कहा कि जो रेट है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। ये थी रेट लॉ और ये थी हमारी लॉ ऑफ मास एक्शन। दो आती है हमारे पास, एक होती है रेट लॉ और एक होती है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग तो हमारे पास जो रेट है मैं ये लिख रही हूँ सामने ताकि आपको याद रह जाए कैसे आएगा, A रेज टू पावर A एंड B रेज टू पावर B, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, क्लियर। और यहां पर जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा हमारे पास K, A रेज टू पावर A और B रेज टू पावर B, ठीक है। तो मैं यहां पर ये अल्फा बीटा की फॉर्म में भी लेते हैं, इसे मैं अल्फा बीटा की फॉर्म में ले रही हूं, तो अल्फा बीटा आ जाएगा दोनों में डिफरेंस करने के लिए, ठीक है।
तो अब जो ये ऑर्डर निकालना है हमें किसी भी रिएक्शन का, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा होता है इन दोनों का सम। ये तो स्टोइकियोमेट्री है, ठीक है। जो इनके कोफिशिएंट होंगे उन्हें हम अल्फा बीटा लेंगे, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आएगा मेरे पास अल्फा प्लस बीटा। ये होता है किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर। अगर ये वैल्यू 0 है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, तो रिएक्शन हमारी 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हुई, उसे हम बोलेंगे इसके ऑर्डर। क्लियर? तो यहां से हम उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या रिएक्शन में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2N2O5 चेंजेस इनटू 4NO2 प्लस O2। तो इस रिएक्शन का जब हमने रेट निकाला तो वो रेट था सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर अफेक्ट कर रहा था, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। मतलब एक ही फैक्टर हुआ ना जिसपे डिपेंड किया, एक ही चांस हुआ, तो इसका रेट हमारा क्या गया, फर्स्ट। तो यानी कि ये क्या है, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये मेरी एक क्या आ गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? तो जरूरी नहीं कि जो हमारा ऑर्डर आ रहा है वो इसी तरह निकले। यहाँ पर हमने 2 को इन्वॉल्व नहीं किया, जिसकी स्टोइकियोमेट्री थी वो यहाँ पे कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुई। कोई और एग्जांपल ले लो, लाइक NO2 प्लस F2 चेंजेस इनटू NO2F, ये इसमें चेंज होगा। तो जब इसका रेट आया, अब रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन से देख के नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि कई बार अलग भी होता है। जैसे अभी हम अगला एग्जांपल करेंगे उसमें अलग भी होगा, तो इन दोनों पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है ना कि जो रिएक्टेंट है उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उतना ही रेट होगा, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, जैसे इस केस में दिस कैन बी फ्रैक्शन 2। अगर मैं एसिटाल्डिहाइड की करूं तो ये होता है 723 केल्विन पे, तो ये मेरा आ जाता है CH4 में प्लस CO। इसका जो ऑर्डर है वो होता है 1.5 फ्रैक्शन में, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पे डिपेंड करिए तो 1 आ जाएगी, नहीं, इसका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में भी पॉसिबल, ठीक है। ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटली निकलती हैं, एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है कि उसका ऑर्डर कितना आया, फर्स्ट ऑर्डर आया, सेकंड ऑर्डर आया, थर्ड ऑर्डर आया, तो इस तरह से इसको फाइंड आउट किया जा रहा है। यानी जो इसका रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दिस कंसेंट्रेशन तो रिएक्टेंट की इज टू पावर 1.5, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना 1। यहाँ पर जो पावर होगी, यहाँ 1 थी पावर, तो 1 ऑर्डर, 1 और 1 प्लस 2 हो गया 2। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है वो ये है, अल्फा प्लस बीटा, ये 1 1, इन दोनों का सम वो आया 2, तो ऑर्डर आ गया 2। क्लियर? तो हम इस तरह से निकालेंगे। इसी में हम बात करते हैं यूनिट्स फॉर डिफरेंट ऑर्डर। तो आपने पीछे पढ़ा था रेट, दैट इज dx/dt इज इक्वल टू के तो अभी हमने लिया ना, कांस्टेंट आ गया। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन की पावर देखो ना, n जो पावर है वही ऑर्डर है, जो पावर है वही ऑर्डर है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की पावर n, ये n हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है। कितना ऑर्डर आना है, तो यहां से मैं k निकाल सकती हूँ, दैट k कम आउट टू बी dx/dt, और ये नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगी। dx मेरी कंसंट्रेशन है, dt क्या है मेरे पास, टाइम है ना, तो इसे लिख दो। dx क्या है मेरी, कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटू 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर n। तो ऊपर जाकर ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल फॉर्मूला कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और t की पावर -1। नीचे था ना, मैं सब ऊपर लिखी। अब आप n को अलग अलग वैल्यू दे लो, जैसे 4 0 ऑर्डर, n इज 0, फर्स्ट के लिए n 1, सेकंड के लिए n की वैल्यू कितनी है 2। पुट कर दो इसमें फॉर्मूले में, मेरे पास आ गया ना। तो यहाँ पे n को 0 पुट कर दो, तो कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, ये आ गया। अगले में n को 1 पुट कर दो, 1 माइनस 1 0, तो टाइम इनवर्स खाली फॉर्मूला। इसमें क्या आ जाएगा, जब 2 पुट करोगे तो कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक है। तो आप इसे कैसे, कंसंट्रेशन यानी कि मोल पर लीटर, तो हम इस तरह से इसके अलग अलग ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये चीज हम बाद में भी पढ़ेंगे, जब हम बाद में
ये सब चीज़ें अलग अलग ऑर्डर पढ़ेंगे ना, 0 फर्स्ट सेकंड ऑर्डर, तब हम इसे जाकर डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए हमें जस्ट ऑर्डर है, तो हम ऑर्डर से कैसे यूनिट्स निकाल सकते हैं, ये वो चीज़ है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपने ऑर्डर्स रिएक्शन शुरू करेंगे, लाइक 0 ऑर्डर, फिर एक फर्स्ट ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।